नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम करते हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर जुलाई 2019। तो आप इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और सभी चैनल के द्वारा जुड़ सकें और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से एक विशेषताएं नहीं थी। हमारा फर्स्ट दिया गया है 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ऐसे नहीं है क्योंकि उसमें महिलाओं को नागरिकता प्राप्त नहीं थी, तो विशेषता नहीं थी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकला, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी, ये सही है और ये भी विशेषता थी। थर्ड, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी विशेषताएँ थी। और कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, तो ये भी विशेषता थी। तो कौन सी विशेषता एक नहीं थी, तो वो है हमारी फर्स्ट। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 32, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो दक्षिणापथ शासकों के लिए समुद्रगुप्त की नीति थी कि उन्हें हराकर पुनः शासन करने की अनुमति दी जाती थी। तो इसमें देखते हैं कौन सा नंबर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है 4, तो इसलिए आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ कला रूप है, यहाँ नामावली है कि इस चित्रकला को क्या कहते थे। तो हमारा ऑप्शन ए है, कला रूप की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो कौन सी थी फ्रेंड्स, वो थी तेल चित्रकला। तो अगर आपको इनमें से एक भी ऑप्शन पता होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो जैसे हमें पहले का पता है कि ए का क्या है, फोर्थ, तो देखते हैं किस में है। तो ए का फोर्थ खाली हमारा फर्स्ट में है, तो आंसर नंबर फर्स्ट। तो बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 34, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन केंद्रों से हुआ। फर्स्ट, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सेकंड, नागपुर, मदुरई, दिल्ली। थर्ड, पुणे, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, मद्रास और बंगाल में सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता में की। नेक्स्ट 35, ए बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन है, बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति एक कुछ संकेतों का उपयोग करते थे, मूर्तियों में दिखाई गई। तो नहीं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारा हीनयान का है, जहाँ खाली कुछ संकेतों के माध्यम से बुद्ध को दर्शाया गया, पर महायान में उन्हें प्रॉपर तस्वीरें बननी चालू होगी। तो ये वाला हमारा ए गलत है। नेक्स्ट बी देखते हैं, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हो गया। तो हमारा बी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 36 देखते हैं, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं ए, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त हुई थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी।
तो ये हमारा पहला सही है। दूसरा, महालबारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए संकलित राजस्व को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता था। तो हमारा बी भी सही है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। नहीं, दोनों ही करते हैं। तो ए बी दोनों किसमें, ए बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर सही स्पष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 37 देखते हैं। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसे दरगाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4। 38 देखते हैं। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ये है आंसर, इसका है रामानुज द्वारा। 39 देखते हैं। भारत में 1972 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है हमारा, यह फौजदारी अदालत थी। तो दीवानी अदालत अलग होती थी और फौजदारी अदालत अलग होती थी। तो दीवानी अदालत को इसमें फौजदारी अदालत का है, ये गलत है। 1972 में दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। पहला फौजदारी और दूसरा दीवानी अदालत। फौजदारी का मुखिया कौन होता था? काजी और मुफ्ती। और दीवानी अदालत का मुखिया कौन होता था? यूरोपीय जिला कलेक्टर। तो बी, तो फर्स्ट तो गलत हो गया ये हमारा। बी देखते हैं। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो ये हमारा बी सही है। तो केवल बी। तो देखते हैं कहाँ है। ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। 40, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। देखते हैं गैरीसन नगर कौन से होते थे? जो सैनिकों के लिए बसाए जाते थे। तो देखते हैं। फर्स्ट, नगर में लगी हुई भूमि को इसे माल की आपूर्ति, ये गलत है। किलेबंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। तो आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 41, अभिकथन। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय हुआ। ये हमारा सही है। और इसका कारण देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। तो हमारा ये भी सही है। और इसी के कारण हमारे यहाँ टाइम का अंतर रहता है। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 42, समय क्षेत्र में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है हमारा, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये सही है। जैसे रूस में 11 है, तो इनमें बहुत अधिक होते हैं। और पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारे ये भी सही है। और प्रत्येक सी है हमारा, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरते हैं। ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ABC सभी सही हैं। 43 देखते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही चयन कीजिए। तो हमारे सबसे पहले क्या आती है हमारी पृथ्वी में? तो सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन कितने इजी हैं। क्षोभ मंडल खाली पहले में ही शुरुआत में है, दूसरे में ही, बाकी सब किसी में नहीं है। तो आपको पहला भी पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर भार्य, फिर बही। तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 44, ऋतु निम्नलिखित कारणों में से किस कारण होती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से
66.5 का कोण बनाता है। सेकंड, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी किरणें 23.5 दक्षिण पर पड़ती हैं। थर्ड, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। और फोर्थ, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण मंडल बनता है। तो पृथ्वी पर रुतें किस लिए बदलती हैं, मैंने आपको पढ़ाया अपनी ज्योग्राफी क्लास में कि ये 6 क्लास का टॉपिक है कि पृथ्वी पर रुतें उसके परिक्रमण और घूर्णन। घूर्णन क्या होता है, जो अक्ष पर घूमती है। तो इन दोनों की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। तो हमारे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन कितनी 78%, और फिर पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड अतः हीलियम और ऑर्गन ये सब पाई जाती हैं 1%। तो 45 का हमारा आंसर है 3 नाइट्रोजन। 46 का देखते हैं। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लैब्राडोर एक गर्म धारा है, ये हमारा गलत है। लैब्राडोर एक ठंडी धारा है। सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये सही है। तो ए और सी दोनों सही है। कौन से में है, ये हमारे सेकंड में ए और सी सही है। 47, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। नेक्स्ट, 48 देखते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती हैं। बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो टैगा के नाम से किसे जाना जाता है, यह है शंकुधारी वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 3rd। 49, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट है, मैदानी क्षेत्र में चाप झील चिन्हित करती है, मतलब ओकस बोलाप, ये सही है क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चाप झील बनती है। और सेकंड, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में अधिक मात्रा में खाद्यान्न उगाया जा सकता है और रहने में भी आसानी होती है। थर्ड, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी सही है। और फोर्थ है हमारा, भूमि कृषि के लिए कृतन और दहन की कृषि की जाती है, ये हमारा गलत है। यहाँ कृतन और दहन की कृषि नहीं की जाती। नेक्स्ट, 50 देखते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकता है क्योंकि नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कोई भी इंसान इसमें डूबता नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है। फर्स्ट, पवन सागर जलों की सतह पर तीव्र गति से चलते हैं, गलत। सेकंड, इस महासागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है, गलत। थर्ड, यह महासागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों की अधिक अनुभव करता है, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है। 51, भूमि उपयोगों के संदर्भ में ए और बी कथन विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, ये हमारा गलत है क्योंकि भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भूमि पर भवन भी बनते हैं और अधिक निर्माण कार्य भी चलते हैं। तो इसमें केवल लिखा है, तो ये गलत हो गया। बी है हमारा,
भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों गलत है। क्योंकि बी इसलिए गलत है क्योंकि भूमि को हम अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पर कृषि नहीं की जाती, परंतु वहाँ रक्षक मेखला द्वारा आदि से कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं 52 रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। फर्स्ट है पवन की गति को रोकथाम कर मैदान आवरण के संरक्षण में। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है कि रक्षक मेखलाएं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण करती हैं ताकि मृदा की ज़्यादा क्षति ना पहुँचे और फसल हमारी सही रहे। नेक्स्ट मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। नेक्स्ट वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो आप इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वितरण के आधार पर। तो पहला देखते हैं वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ये नहीं है क्योंकि वितरण के आधार पर होता क्या है कि वितरण एक तो खुद के निजी होते हैं और एक होते हैं जो पब्लिकली होते हैं, पब्लिक के लिए। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, जो कि एक तो सारी तरफ पाए जाते हैं और कुछ संसाधन केवल खनिजों में कुछ पर्टिकुलर स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो 54 का हमारा है 4th। अगला देखते हैं 55 विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नता और असमानता पाई जाती है। तो विविध समाज में सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, तो असमानता यूज हुई है इसमें, तो ये गलत। सेकंड जिसमें आकृति, संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, ये भी गलत। इसमें भी भेदभाव होता है। मतलब जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता होती है, ये हमारा थोड़ा बहुत लग रहा है हमें। अगला देखते हैं जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता और समानताएं पाई जाती हैं। तो विविधता का अर्थ होता है कि उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और समानता भी पाई जाती हैं। तो इसमें खाली समानता है और इसमें विविधता और समानताएं दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ज़्यादा सही है। देखते हैं नेक्स्ट 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्धता धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। नहीं, ये रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है कि जेंट्स रो नहीं सकते और लेडीज़ रोती हैं। सेकंड देखते हैं हमारा महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। ये भी हमारा गलत है क्योंकि इसमें भी एक ही जेंडर पर ज़्यादा प्रभाव डाला जा रहा है। थर्ड महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। हमारा ये सही है क्योंकि इसमें महिलाओं को दबाया नहीं जा रहा। फोर्थ महिला पालन पोषण करने वाली होती हैं। ये भी रूढ़िबद्ध धारणा दिखाता है कि महिलाएं पालन पोषण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। नेक्स्ट 57 नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार। सेकंड महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। थर्ड धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। फोर्थ श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 58 जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो 58 का हमारा फर्स्ट आंसर है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और बाद में उन्हें भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया।
59, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आईने अकबरी ने किसने लिखा था? ये लिखा था हमारे अकबर ने। अकबरनामा है, एक अकबरनामा की नाम की किताब है और इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था हमारा पूर्वजों के बयान, सेकंड था हमारा शासनकाल घटनाएं और तीसरा था आईने अकबरी। और इसमें अकबर के प्रशासन और घटनाएं, राज्य और साम्राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आईने अकबरी। फर्स्ट, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द थी। तो ये गलत है क्योंकि ये हमारी तीसरी नंबर की जिल्द थी, तो ये गलत हो गया। सेकंड, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन घटनाओं का विवरण दिया गया है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में रहता था। नहीं, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। फोर्थ, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं पर विषय में संपन्न सांख्य के वितरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही रहेगा। 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो हमारा इसका आंसर है 60 का 2 गुरु अंगद। तो गुरु अंगद जी ने बाबा गुरु नानक की सभी रचनाओं को और गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। 61, ए और बी पर विचार कीजिए। ए, सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो देखते हैं, ए कृषि श्रमिक, बी बड़ा किसान, सी मध्य किसान। और इन्हें मिलाना है। स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो हम देखते हैं इसमें, तो कृषि श्रमिक को किस प्रकार के ऋण चाहिए होंगे? तो कृषि श्रमिक को केवल स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग के लिए ऋण चाहिए होगा। और बड़ा किसान क्योंकि उनकी भूमि बहुत अधिक क्षेत्र में फैली होती है, तो इन्हें कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण चाहिए होता है। और मध्य किसान को उर्वरक, कीटनाशक और बीज के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार, कौन सा रूप है? तो दादन व्यवस्था क्या होती थी हमारी? इसमें सौदागर सूत जो भी व्यापारी होते थे, बुनकरों को कच्चा माल लाकर देते थे, फिर वे बुनकर उससे मिलकर उसे कपड़ा बनाते थे और फिर वे बुनकरों को, फिर वो सौदागरों को वापस बेच देते थे। तो ये थी दादन व्यवस्था। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता था। ये गलत है क्योंकि सौदागर पहले बुनकरों को ला के देते थे। सेकंड, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता था और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता था। ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट, थर्ड, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दादन व्यवस्था के अंतर्गत ये वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं 63, ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे कर
लिखा गया है। तो इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाना है कि कोई टमाटर का केचप कंपनी बेचती है तो कैसे कैसे उपभोक्ता तक अपनी पहुंच करती है। पहला, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। ये हमारा गलत है क्योंकि ये सबसे लास्ट में ही होगा हमारा, जहाँ तक कि क्योंकि ऑर्डर तो बाद में ही करेगा। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। ये सही है क्योंकि बोने से पहले हमें उसका बीज की ज़रूरत होती है। तो हमारे पहले नंबर पर आएगा बी। देखते हैं किस में है बी पहले नंबर पे। तो फर्स्ट और सेकंड में बी है। और अब हमें देखना है सी और डी में से पहला क्या है। तो सी और डी देखेंगे केवल। सी है हमारा थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी है एक छोटे शहर के खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदता है। तो पहले तो थोक विक्रेता ही उनसे खरीदता है और बोली लगाता है। तो हमारा सेकंड नंबर पर आएगा सी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 64, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसलों से असंतुष्ट है तो अपीलीय प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है। तो वो कहाँ अपील कर सकता है? वो केवल और केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। 65, भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 है हमारा, इसका ए है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है, ए गलत है क्योंकि उसके लिए कुछ सीटों की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है जिनके आधार पर वह सरकार बना सकता है। नेक्स्ट बी देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ये हमारा सही है, तीनों हमारी संसद के अंग हैं। तो आंसर नंबर सेकंड केवल बी सही है। तो हमारा 66 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, भारतीय केंद्रीय सरकार, नहीं। दूसरा, भारतीय आधिकारिक तंत्र, नहीं। और थर्ड, कोई भी राज्य सरकार, ये भी नहीं। तो हमारा फोर्थ है भारतीय राजनीतिक संस्था, ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य की नियंत्रण और संतुलन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। 67 देखते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। मतलब इतिहास का मेन पॉइंट पढ़ाते समय किस पर होना चाहिए। तो ये है हमारा बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, ये हमारा सही है क्योंकि बहु प्रदर्शनों की संकल्पना से उसमें विचारों की अधिक उत्पन्ना होगी और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बनेंगे। बी देखते हैं। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अनुभवों के साथ जोड़ना। तो हमारा ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमें एसएसटी पेडागोगी में ऐसे ऑप्शन चुने हैं जिसमें विद्यार्थियों को इतिहास या फिर कोई भी सामाजिक शास्त्र बोझ ना लग पाए और वह उसे अपने रियल जीवन से जोड़ पाए और परिकल्पना कर अपने आप को उस स्थिति में महसूस कर सकें। तो ये सब मेन पॉइंट होने चाहिए हमारे पेडालॉजी के ऑफ एसएसटी। तो अगर आपको इतना ध्यान में रखेंगे ना कि बस कि ये इतिहास वगैरह बच्चों को बोर ना लगने लगे और बच्चों के अपने जीवन से जुड़ा हो, बच्चे परिकल्पना कर सकें, तो आप इन्हें ज़रूर आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत दिए गए हैं, इन्हें पहचानें। ए, वैज्ञानिक जांच की
प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सही है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। ये गलत है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान होते हैं। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग विषयों को अलग अलग विधियों से पढ़ाया जाता है। तो हमारे 2 गलत ढूंढने थे, तो बी और सी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 69। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? पहला, कंठस्थ कराना, गलत। दूसरा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ये हमारा सही है। थर्ड, पाठ्यचर्या को पूरा करना, ये भी गलत है। फोर्थ, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 70। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया? तो देखते हैं। ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों का अनुभव से सीखना। बी, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो स्मरण, इसमें भी स्मरण आ गया, तो स्मरण देख के गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, फर्स्ट। 71 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, गलत है, क्योंकि अवधारणात्मक विकास के लिए हमें चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ता है, ना कि स्मरण करना। बी, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि तथ्य समयानुसार बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, ए, बी में से दोनों में से कोई नहीं। 72। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? फर्स्ट, संदर्भित नीति और कानून के बारे में पठन करना, ये गलत है। खाली नीतियों और कानूनों को पढ़ने से किसी में संवेदनशीलता नहीं आती। सेकंड, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, ये भी हल्का सा ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं आगे। विद्यार्थियों में वन्य जीवन सप्ताह बनाना, ये भी नहीं। फोर्थ, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर सबसे बेस्ट है, क्योंकि पशु आधारित में हमारे उत्पादों में मांस वगैरह भी आ सकते हैं। तो छात्रों को प्रतिज्ञा ली जाए कि पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदें। 73 देखते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का अनुभव, भार का अनुभव नहीं होगा, सही है। सेकंड, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, ये गलत है। थर्ड, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी गलत है, क्योंकि कोई एक फैक्ट्स ज़रूरी नहीं कि हमारी एक ही किताब में मिल जाए, हमें अलग अलग किताबों की भी आवश्यकता रहती है। फोर्थ, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। 74 देखते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजना, तो ये है हमारे छोटे समूहों की परियोजना, ये सही है। बी, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये हमारा गलत है। सी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये भी सही है। और डी, समुचित मतलब कोलाज बनाना, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी, डी। नेक्स्ट 75 देखते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? फर्स्ट, अनुभवों की तुलना। सेकंड, विश्लेषण करने की क्षमता। थर्ड, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष। फोर्थ, तर्क करने की क्षमता। तो हमारे सबसे बेस्ट आंसर है थर्ड, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष करना।
76 देखते हैं। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। फर्स्ट उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना सही है। सेकंड, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, ये गलत है हमारा। थर्ड, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाना, ये गलत है। फोर्थ, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, तो ये भी गलत है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हमारे उपयुक्त है। 77 देखते हैं। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको पहला, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। सेकंड, समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त करना चाहिए। थर्ड, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। फोर्थ, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाएं और पहलुओं की चर्चा करें। तो हमारे सबसे उपयुक्त है थर्ड, सही योजना के साथ टीचर को पहले सही योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों में विवाद ना हो, बालकों में, और सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट 78, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ये सही है। बी, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, तो हमारे ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। 79 देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। फर्स्ट, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, ये भी सही है। बी, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, ये भी सही है। सी, समूह को विचारपूर्वक चयन करना, ये भी सही है क्योंकि एक ही विषय में एक ही समूह में अलग अलग योग्यता वाले छात्र होने चाहिए। डी, कार्य की पूर्ति करना, केवल कार्य की पूर्ति करना ही उद्देश्य नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, ए बी सी। 80 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, ये हमारा सही है। बी, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये हमारा गलत है। सी, समझने पे अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये गलत है। डी, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, तो हमारे ए और डी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। पहला, मुजफ्फर आलम। सेकंड, अबुल फजल। तीसरा, रामसुंदरी देवी। चौथा, जयाउद्दीन बर्नी। तो अबुल फजल, रामसुंदरी देवी और जयाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपने लेख खुद लिखे, ये किसी से कॉपी पर बेस्ड नहीं थे। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, मुजफ्फर आलम। 82 देखते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना हो तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयोग करना गलत होगा। तो प्राचीन भारत में कौन कौन से स्रोत मिले। गुफा चित्रकारी मिली, शिलालेख मिले और हस्तलिपियाँ मिली और लघु चित्रकारी मिली हमारी प्राचीन काल के बाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। 83, विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से विषय वस्तु पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो ए, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। बी, समता के मुद्दे। तो इसमें हमारे दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायित्व कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी की कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। पहला, वर्गीकरण करना। दूसरा, सामान्यकरण करना। तीसरा, परिणाम निकालना। चौथा, परिकल्पना करना। तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, परिकल्पना करना। कि भूपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी अगर करना है तो केवल परिकल्पना से ही कर सकते हैं। 85,
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्र को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो इसमें सबसे प्रयुक्त होगी प्रत्यक्ष विधि। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सेकंड, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। थर्ड, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, ये हमारा इतना उपयुक्त नहीं है। फोर्थ, पाठ्य पुस्तक का पठन व चर्चा, तो हमारा आंसर रहेगा हमारा सेकंड। 86 का देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? पहला, कोई भूमिका नहीं है। दूसरा, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित लगती है, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, ये भी हमारा गलत है। फोर्थ, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इन तीनों में हमारा नेगेटिव पॉइंट दिखाए गए हैं, केवल फोर्थ में ही पॉजिटिव है, तो आंसर नंबर फोर्थ। 87, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रंग भेद के आधार पर मत भी देने की अनुमति नहीं होती। बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, ये भी गलत क्योंकि जहाँ रंग भेद की प्रथा होती है वहाँ पर जो सुंदर दिखते हैं उनको अधिक सुविधाएं दी जाती हैं और जो काले दिखते हैं उनको सार्वजनिक सुविधाएं नहीं दी जाती। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो ग्राम पंचायत से कौन कौन चुनकर आते हैं? तो हमारे आते हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य, इन दोनों का चुनाव होता है। बाकी सचिव और ग्राम सभा सदस्य ये सभी सदस्यों की आम सहमति से चुने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 89 देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है? देखते हैं इसका। फर्स्ट, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। सेकंड, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। थर्ड, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवाद को रोकना। फोर्थ, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो आंसर नंबर है हमारा फोर्थ। लेखपाल जो होता है वो नई नई भूमियों का मापन करता है और उनका मैप बनाता है ताकि आगे कोई विवाद उत्पन्न ना हो और उन आलेखों को सुरक्षित रखता है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य में संदर्भ में सही है? पहला, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, गलत है। सेकंड, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करता है, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षद की समितियां बनाती हैं, तो हमारा थर्ड आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।